कलेक्शंस हमने की थी लास्ट टाइम, फोन बुक बनाई थी, तो एक्सेप्शन से शुरू करूंगा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूरा लेक्चर है इस पे, तो ये किए बगैर भी काम हो सकता है। एक्सेप्शंस कहते हैं रन टाइम एरर्स को। प्रोग्रामिंग में जो एरर्स आते हैं वो तो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, लिखने में गलती होती है, वो वहीं पे बंदा ठीक कर लेता है। एक्सेप्शंस कुछ और होती हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है और चलते चलते क्रैश करता है, या रन टाइम पे जो भी एरर आता है उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है। जावा ट्रीट्स एक्सेप्शंस एज ऑब्जेक्ट्स। जावा हर चीज को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, एक्सेप्शंस को भी एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, विद parent class being called exception। जावा हर चीज को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करता है ना यार। वो स्पीकर से आवाज आती है। तो एक्सेप्शन एक टॉप मोस्ट क्लास है जिसके नीचे ये क्लास हायरार्की है ना, मतलब ये एक्सेप्शन की एक क्लास है, उसके नीचे बहुत सारी ये डिफरेंट और क्लासेस पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी जो इसमें बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जावा डिवाइड्स एक्सेप्शंस इनटू चेक्ड एंड अनचेक्ड। जावा में दो किस्म की एक्सेप्शंस हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आसान है। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर डज नॉट चेक if there is a possibility of these exceptions to occur। मतलब बात को समझना, प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस वक्त एक्सेप्शन आती है। तो कंपाइलर का तो उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपाइलर जब तुम कोड ट्रांसलेट करते हो तो उसी वक्त ये चेक कर सकता है कि तुमने जो कोड लिखा है क्या उसके अंदर कुछ चांस है, कुछ पॉसिबिलिटी है एक्सेप्शन आने की। कुछ एक्सेप्शंस में कंपाइलर ये नहीं करता, उनको अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है। और चेक्ड एक्सेप्शन तुम्हें खुद ही समझ आई चाहिए क्या होगा, कि कंपाइलर प्रोग्रामर को फोर्स करता है कि वो अच्छा कोड लिखे। कंपाइलर फोर्सेस द प्रोग्रामर to ensure that no such exception can occur in code। कैटेगरीज हैं, या आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद याद हो जाता है। अगर आप जावा पे काम करो, जावा की प्रोग्रामिंग करो, खुद ब खुद याद हो जाता है कि ये कैसे होता है। तो पहले तो ये कहानी स्टार्ट करूँ ना कि तुम्हें समझ आए ये हो क्या रहा है। तो ठीक है, और मैं कहता हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। आर्ग्स जीरो से स्टार्ट करूँ, ठीक है जी। लो जी, ये सिंपल सा कोड है एक लाइन का। आर्ग जीरो को मैंने प्रिंट किया है। कोड कंपाइल हो गया, कंपाइलर ने कोई एतराज नहीं जाहिर किया, कोड कंपाइल हो गया। अच्छा, अब जब मैं रन करता हूँ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। एक्सेप्शन रन टाइम पे आती है, प्रोग्राम मैंने रन किया है तो एक एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन कौन सी आई है, उसका नाम है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है जी। लाइन नंबर 8 पे आई है, फाइल का नाम ड्राइवर डॉट मेन था, जो भी है, मतलब इस सिचुएशन में एक्सेप्शन आई है। लेकिन अब ये जो एक्सेप्शन है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, क्या ये चेक्ड एक्सेप्शन है या अनचेक्ड एक्सेप्शन है, क्या ख्याल है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जिसपे कंपाइलर तुम्हें रोकता नहीं है। तो कंपाइलर ने मुझे नहीं रोका था, कंपाइलर ने फौरन ट्रांसलेट कर दिया था, कोई इशू नहीं। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन थी। अगर ये चेक्ड एक्सेप्शन होती तो कंपाइलर ट्रांसलेट ना करता। कंपाइलर कहता कि इसको हैंडल करो वरना मैंने कोड नहीं चलाना। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये मतलब है बेसिकली व्हेन एन एक्सेप्शन occurs, जब प्रोग्राम टर्मिनेट्स, प्रोग्राम वहीं पे क्रैश होता है और टर्मिनेट हो जाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग
कैन बी डन टू इंश्योर ग्रेसफुल एग्जिट। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की मोटिवेशन ही ये होती है कि प्रोग्राम एकदम से टर्मिनेट ना हो जाए, बल्कि यूजर को मैसेज दे कि सॉरी यार ये गलती हो गई है, दोबारा ट्राई कर लो या समथिंग लाइक दैट ना। तो इसके लिए एक्सेप्शन करते हो। डन यूजिंग ट्राई कैच, एग्जैक्टली 100% उसी तरह जिस तरह C++ में था, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन बार मैं करवाता हूँ कि ये कैसे करते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो ट्राई कैच ब्लॉक्स में। ट्राई कैच ब्लॉक्स क्या होते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक्स ये हैं कि मैं ट्राई में कहता हूँ, ट्राई के अंदर आप वो कोड लिखते हो जिसमें एक्सेप्शन आने का चांस होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शन है, इसमें आपको लगता है कि इसमें चांस है एक्सेप्शन का, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हो। कैच ब्लॉक्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैच ट्राई तो चलना ही चलना है ना, ये कोड तो चलेगा ही चलेगा। कैच वाला कोड सिर्फ उस वक्त चलता है जब इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आए। अब आपने कैच क्या करना है, आपने अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन की बात को समझना। पहले एक बार चला के देखो, फिर इसको जरा समझना कि ये हुआ क्या है। फाइल किया, रन किया। अब इधर देखो क्या हुआ था, प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ था, एरर मैसेज आया था, इस तरह हुआ था। और इधर क्या हुआ है, इधर ये हुआ है कि वो बस एक छोटा सा मैसेज आ गया जो आपने काम यहाँ पे करवाया है। कैच कैसे चलता है? कैच ऐसे चलता है कि ट्राई वाले कोड को ट्राई किया जाता है, यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो बस बात खत्म हो जाती है, कैच में जाते ही नहीं। लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शन आ जाए तो चेक किया जाता है कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आई है, अब कैच ब्लॉक को ट्राई किया जाता है, क्या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स लिखी हुई है? हाँ लिखी हुई है, वो हैंडल कर लेता है। अच्छा, कैच ब्लॉक्स काफी सारे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई एबीसी और एक्सेप्शन लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, तो एक ट्राई के साथ 10 कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जौन सी एक्सेप्शन आई है उस वाले कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और इसके बाद एक फाइनली ब्लॉक होता है। ये हमेशा ही चलता है। तो क्या समझ आया कि ट्राई ब्लॉक एक होएगा, कैच 10-15 हो सकते हैं, जितने मर्जी लिखो, और फाइनली फिर एक ही होएगा। फाइनली भी नाम से जाहिर है कि उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। तो फाइनली तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। अच्छा, अब एक और लाइन लिखते हैं। ओहो अच्छा, ये हो गया। हाँ जी, समझाओ। ना सॉरी लिखा हुआ है ना कुछ और, ये क्या हो गया? अब हुआ ये है कि जब ट्राई ब्लॉक को ट्राई किया गया है तो पहली ही लाइन पे एक्सेप्शन आ गई है। पहली लाइन पे लिखा हुआ है 2/0। तो 2/0 नहीं होता, उसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है। अगर आप किसी भी चीज को जीरो पे डिवाइड करते हो तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं। वेरी गुड। अब ये तो यहाँ पे टूट गया, ये जाएगा कैच ब्लॉक में। क्या कैच ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल हुई है? नहीं, नहीं हुई। अगला अगले कैच ब्लॉक पे जाएगा, अगला कैच ब्लॉक है ही नहीं, तो बस दैट्स इट, ये यहाँ पे एक्सेप्शन ब्रेक कर जाएगी, मतलब ये नहीं चलेगा, और वो फाइनली वाला मेथड आ जाता है। अच्छा, इसको चलाना किस तरह, हैंडल किस तरह करना है? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हैंडल कर लो। अब हमारा कोड ये कह रहा है। ट्राई के बाद फाइनली पे जाएगा। जी, कैच ट्राई के बाद वो कैच पे गया ना, तो कैच के बाद फाइनली पे जाएगा। फाइनली एक्सेप्शन हमेशा चल फाइनली हमेशा चलना है, एक्सेप्शन आए ना आए फाइनली चलना है। ओके, इसीलिए फाइनली इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो चलना ही चलना है। ठीक है।
ठीक है, तो पहली लाइन पे इस दफा आई अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो उसने पहला कैच ब्लॉक चेक किया, नहीं उसमें तो नहीं है। दूसरा चेक किया, हाँ उसमें है, तो यहाँ पे लिख देगा अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो भी है वो लिखा हुआ। अब चला के देखो, फर्क ये है कि अगर आपने हैंडल नहीं किया हुआ तो इस तरह से गंदा सा मैसेज आएगा और आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा। तो अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई, और उसके बाद फाइनली तो खैर हमेशा चलना ही चलना है। मैं यूजली ऐसे करता नहीं। अच्छा बाय द वे, ये जो मैं ये लिख रहा हूँ सारा कुछ, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये कैसे लिख रहा हूँ, ये सब क्लासेस है। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन पड़ी हुई है, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स पड़ी हुई है, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन पड़ी हुई है, ये सब क्लासेस हैं जो एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास के नीचे आती हैं। तो कल भी जब मैं आपके साथ काम कर रहा था तो मैंने ज्यादा टेंशन लिए बगैर यहाँ पे लिख दिया था एक्सेप्शन। मैं काम ऐसे ही करता हूँ, मुझे आदत यही है कि मैं इसको कैच कर लेता हूँ। इसको कैच करने से ये होता है कि नीचे कोई भी एक्सेप्शन आए वो इसमें कैच हो जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है। मैं चला के दिखाता हूँ। अब चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए, वो यहाँ पे हैंडल हो ही जाती है, और फिर बंदा यहाँ पे आके देख लेता है कि क्या है। पर ये मेरा अपना तरीका है। प्रॉपर तरीका तो यही है कि आप कई कैच ब्लॉक्स लगाओ और हर कैच ब्लॉक में एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करो। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप जारी बात एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैच कर लो, अब उसमें हर चीज ही कैच हो रही है। ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन, मतलब ये सब जो एक्सेप्शन हैं ये क्लासेस हैं, तो इनका एक ऑब्जेक्ट बनता है ई नाम का, ई एक्स जो भी कह लो, उसका ऑब्जेक्ट आप कैच करते हो। अब उस ऑब्जेक्ट के साथ आप काफी कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका आप प्रिंट स्टैक ट्रेस कर सकते हो। स्टैक ट्रेस दिखाता हूँ अभी, तो इतनी इतनी छोटी सी उसमें तो स्टैक ट्रेस नहीं नजर आएगा। हाँ इतनी छोटी सी वो है कि इसमें ये स्टैक ट्रेस है यार। तो स्टैक ट्रेसेस कई कई सफ़ों पे लिखे होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, वो आपको समझाता है कि वो किधर से किधर जा रहा है। मेरे पास जरूर कोई ना कोई पड़ा होएगा। हाँ, ये एक छोटा सा स्टैक ट्रेस पड़ा है। ठीक है, तो स्टैक ट्रेस ये होता है कि वो आपको ये पड़ा, ये भी स्टैक ट्रेस है। ठीक है, वो आपको बताता है कि आप किस क्लास में से किस ऑब्जेक्ट में गए हो। वो एग्जैक्टली बताता है कि किधर प्रॉब्लम आई है। ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है सारी, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन थी। पता नहीं आपको ये समझ आई है बात कि ये अनचेक्ड थी या नहीं। अब देखो कि अगर मैं चेक करता हूं तो क्या होता है। आपको एक सेकंड में नजर आ जाना चाहिए कि ये ठीक है, मैंने ये एक लाइन लिखी। लाइन क्या है छोड़ दो, बस लाइन लिखी है। ठीक है, अब ये करता क्या है ये आपने देखना है। ओहो, तो जी मैंने कंपाइल किया, कंपाइल, रन नहीं, कंपाइल किया। पढ़ो क्या आ रहा था। वो कह रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इट मस्ट बी कॉट, मस्ट बी कॉट। वो कहता है इस लाइन पे एक्सेप्शन आने का चांस है, मैंने इसको कंपाइल नहीं करना, इट मस्ट बी कॉट, इसको हैंडल करो। चेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जिसमें कंपाइलर आपको फोर्स करता है कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करो। ठीक है, अनलेस यू हैंडल द एक्सेप्शन कोड विल नॉट कंपाइल। ये जावा का तरीका है प्रोग्रामर को फोर्स करने का कि वो अच्छा कोड लिखे, कि वो ऐसा कोड लिखे कि मतलब उसकी एप्लीकेशन कहीं पे ब्रेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चेक एक्सेप्शन उसका तरीका है। और अगर एक टोटका चाहिए ना याद करने के लिए, तो जब भी जावा किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ काम करता है ना, तो वो चेक एक्सेप्शन होती है, क्योंकि उसमें हाई चांस होता है कि एक्सेप्शन आ जाए, वो फाइल ना मिले, डिस्क ना मिले, डिस्क पे प्रोटेक्शन लगी हुए, सिक्योरिटी हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ जब भी होता है वो इट्स ऑलवेज अ चेक्ड एक्सेप्शन। तो ये कोड कंपाइल नहीं करेगा,
इसको कंपाइल करने के लिए जिस तरह कल किया था, आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। अब अब अगर इस लाइन पे एरर आता है तो जाहिर बात है वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा। कैच ब्लॉक में आके आपको ये तो देखना है ना कि हो क्या रहा है। तो इसके कई रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक्सेप्शन को ही प्रिंट करा लो ताकि आपको पता चले कि क्या एक्सेप्शन आ रही है, या आप उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का स्टैक ट्रेस प्रिंट करा लो। तो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है। अब मेरी तो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं ना करती, मैंने तो फर्जी नाम लिया है। तो मैंने तो फर्जी नाम लिख दिया था as डॉट टेक्स्ट, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये पहली लाइन आई है, ये मेरी पहली लाइन थी। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैंने ई का ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाया है ना, तो ये मेरी एक्सेप्शन आई है कि फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन है भाई। अव्वल तो यहीं से पढ़ के समझ आ जाता है कि यार मसला क्या है, कि फाइल नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल ये स्टैक ट्रेस है जो अब थोड़ा सा डिटेल में है। वो आपको बताता है किस क्लास में मसला हुआ है, वो क्लास किस पैकेज में पड़ी हुई है, सो ऑन। तो तमाशा शुरू हुआ है ड्राइवर से, फिर फाइल रीडर की क्लास में प्रॉब्लम हुई है, फिर फाइल इनपुट। ये अब जावा की अपनी नेटिव क्लासेस है, जावा की इंटरनल क्लासेस है। तुम्हारे दिमाग में चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस का डिफरेंस जो है ना, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। असल गेम जो है ना इधर वो है। अगर कभी आप कोड लिख के चलाते हो और आपको एरर आता है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है, मस्ट बी कॉट, तो समझ जाओ फौरन कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपको इसको ट्राई कैच में डालना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बस काम करना आना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन जब आती है तो प्रोग्राम तो मर जाता है, क्लोज हो जाता है। तो फिर उसको हैंडल कैसे करना है, उसको संभालना कैसे है, उस एक्सेप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो ट्राई कैच फाइनली का स्ट्रक्चर है सेम एज C++। ट्राई आएगा, कैच जितने मर्जी लिखो, फाइनली एक दफ़ा आएगा, हमेशा चलेगा। थ्रो आपके कोर्स पे नहीं है, थ्रोज मैं आपको करवा देता हूँ। थ्रोज मैं आपको करवा देता हूँ। यार थ्रोज बड़ी यूजफुल चीज़ है, लेकिन अब उसको करवाने के लिए फिर मतलब आधी क्लास ही चाहिए सही तरह उसको करवाने के लिए। तो मैं इसको तेज़ी से करवाऊंगा बस। थ्रोज इज यूज्ड to throw the exception to the calling function program object। मेरे पास एक फंक्शन है void fun। अब यहाँ पे कुछ कोड है जिसमें चांस है एक्सेप्शन आने का। क्या हुआ है? मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे चांस है एक्सेप्शन आने का। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ट्राई कैच लगा के इसको इधर हैंडल कर लूँ, जो हम अभी बात करके आए हैं कि इसके इर्द गिर्द ट्राई कैच लगाओ, इसको हैंडल कर लो। या इस फंक्शन के आगे लिख दो कि थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन करवानी है तो, वरना मैं तो सारी लिखूंगा, मैं एक्सेप्शन ही लिख दूंगा ताकि हर किस्म की चली जाए। तो वॉइड फन थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन, इसका मतलब ये है कि फन इज नॉट हैंडलिंग द एक्सेप्शन itself but is passing it to the function we called fun। भैया आफ्टर ऑल फन के फंक्शन को किसी ने कॉल किया होगा ना, तो बजाय इसके कि फन का फंक्शन खुद एक्सेप्शन को हैंडल करे, फन के फंक्शन ने कहा है कि भाई मैं ये दे रहा हूँ एक्सेप्शन अपने पेरेंट कोड को, अपने वो जिसने मुझे कॉल किया है। अच्छा, अब जो पेरेंट कोड है, अब उसके पास चॉइस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मेन पेरेंट कोड मेन था, इसमें से हमने फन को कॉल किया था। अब मेन के ऊपर ये लाजिम हो गया है कि वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। ले पड़ी बात थोड़ी सी।
ये हम क्यों करते हैं? ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। ये हम इसलिए करते हैं कि बजाय इसके कि हमारी एप्लीकेशन में हर फंक्शन, हर ऑब्जेक्ट ट्राई कैच करता फिरे, वो सारे फंक्शंस अपनी एक्सेप्शंस थ्रो कर देते हैं एक सेंट्रल जगह पे। वो सेंट्रल क्लास आपकी एरर हैंडलिंग क्लास बन जाती है, उसके अंदर आपकी सारी एरर हैंडलिंग लॉजिक आ जाती है। ठीक है, तो इट्स वेरी यूजफुल, पता होना चाहिए। इस्तेमाल पता नहीं करोगे या नहीं करोगे। ये थ्रोज है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। ये तो BIO एक्सेप्शन पे चल रहा है। फाइनली ब्लॉक आ गया, मुझे थ्रोज चाहिए। ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यार, लेक्चर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करवाया हुआ है। एक छोटे से छोटे एग्जाम्पल्स है। तो ये थ्रोज की क्लॉज का एग्जाम्पल है। तो ये मेरा मेथड है, मेथड टू। अब मेथड टू में मेरे पास कुछ कोड है जहां पे एक्सेप्शन आ सकती है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं यहीं पे इसको ट्राई कैच लगा के हैंडल कर लूं जिस तरह इसने किया हुआ है, वेरी गुड। या मैं ऐसा करूं कि, अच्छा ये तो वही हो गया ना। अब या मैं ऐसा करूं कि मेरा मेथड टू ये कहे कि मैं थ्रो करता हूं एक्सेप्शन। अच्छा, अब कोई ट्राई कैच नहीं लगेगा, नो ट्राई कैच। लेकिन जिसको मेथड टू ने कॉल किया, मेथड टू को कॉल किसने किया? इसने कॉल किया, मेथड वन ने। मेथड वन ने कॉल किया था। तो अब मेथड वन के ऊपर ही लाजिम हो गया कि वो उसको हैंडल करे, ट्राई कैच वहां पे लगेगा। अच्छा, लाजिम नहीं है बाय द वे, मेथड वन भी थ्रो कर सकता था, क्योंकि आफ्टर ऑल मेथड वन को भी तो किसी ने कॉल किया होगा ना। मेथड वन को कॉल किया मेन ने, तो मेथड वन भी थ्रो कर सकता था। शायद दिखाया हुआ उसने, नहीं दिखाया नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मेथड वन भी यहाँ पे लिख सकता था कि थ्रोज एक्सेप्शन। फिर मेन के ऊपर ये लाजिम हो जाना था कि मेन ने यहाँ पे एरर हैंडलिंग करनी थी, और ज्यादातर ऐसे ही होता है। तमाम फंक्शंस, तमाम ऑब्जेक्ट्स अपने एरर्स, अपनी एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं, और एक सेंट्रल एरर हैंडलिंग क्लास के अंदर उस सारों को हैंडल किया जाता है। मैं थोड़ा तेज गया हूँ इसमें से, कोई मसला कुछ पूछना चाहते हो ये प्लीज किताब में से पढ़ लेना। प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है और सारा C++ है। लेकिन कुछ पूछना चाहते हो प्लीज पूछो। कोई मसला नहीं जिंदगी में। चलो वेरी गुड, 2 मिनट दो मुझे बस, 2 मिनट में आया। अच्छा भाई, ये अब है स्ट्रीम्स जो हमने मेरे ख्याल में तो कर ही लिया था, लेकिन अब इसके एग्जांपल्स मैं करना चाहता हूँ, जिसमें डिटेल बड़ी है। तो जहाँ पे फंस जो ज़रा मुझे बता देना। तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ये मिल गया कि स्ट्रीम्स आर एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जावा इसको इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो एक्सटर्नल रिसोर्स को एज अ स्ट्रीम तस्वुर करता है। नोड एंड फिल्टर स्ट्रीम्स आर देयर। इसका भी कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल गया कि नोड स्ट्रीम वो बेसिक स्ट्रीम होती है जो जाके रिसोर्स को कनेक्ट करती है, और फिल्टर स्ट्रीम वो होती है जो
उस नोड स्ट्रीम के ऊपर चढ़ती है आपको इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी देने के लिए। ये बातें थी जो हमने कल की थी। अब जो बेसिक स्ट्रीम्स थी आपकी, वो सारी की सारी जावा डॉट आईओ के पैकेज में पड़ी थी, और 4 थी बेसिकली। ठीक है, कौन कौन सी? फाइल रीडर जो नोड थी, फाइल रीडर के बाद बफर रीडर जो फिल्टर थी, उसके बाद फाइल राइटर जो अगेन नोड थी, उसके बाद प्रिंट राइटर जो फिल्टर थी। तुम्हें 2 चाहिए ना, एक रीडिंग के लिए चाहिए, एक राइटिंग के लिए चाहिए। अब कॉन्सेप्ट इंतहाई 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 आसान है कि तुमने ये स्ट्रीम्स बना के फाइल्स के साथ कनेक्शन बना लेना है, और उसके बाद 2-3 मेथड्स हैं जो तुम इस्तेमाल करते हो डेटा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। वो भी मैंने कल आपको बताए थे कि रीड लाइन का मेथड था एक, बफर रीडर का एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल एक बफर रीडर में एक रीड लाइन का मेथड था, और एक प्रिंट एलन का मेथड है प्रिंट राइटर में जो लिखने के लिए। बेसिक इस नॉलेज के साथ आप फाइलों के ऊपर कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है जी। आ, बस आई थिंक यही था। अच्छा, अब इसके करने हैं एग्जांपल्स। ठीक है, जो कल हम नहीं कर सके थे क्योंकि आपकी असाइनमेंट बहुत बेसिक सी थी, जिसमें सिर्फ फाइल में से डेटा उठाना ही था, बस उठा के एक्चुअली पार्स करने वाला जो हिस्सा था ना, वो जो उसके हिज्जे करने थे, कॉमे के ऊपर स्प्लिट करना था, वो इंटरेस्टिंग हिस्सा था, लेकिन वैसे वो बिल्कुल बेसिक था। तो मैं आपसे पहला प्रोग्राम कहता हूँ कि ये बनाओ कि आपके पास एक गिवन टेक्स्ट फाइल इन फॉलोइंग फॉर्मेट, नाम लिखा हुआ है बंदे का और सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेट है इनपुट फाइल का। ठीक है, गिवन अ टेक्स्ट फाइल इन फॉलोइंग फॉर्मेट कॉल्ड इन डॉट टीएक्सटी, ऐसी फाइल आपको गिवन है, मैं दे देता हूँ। द प्रोग्राम should create an output file with following format: name, salary, और इससे पहले सीरियल नंबर डाल दो। ठीक है, बस मुझे फॉर्मेटेड शक्ल में ये आउटपुट चाहिए, यानी सीरियल नंबर में आए 1, फिर 2, फिर 3। समझ गए ना बात को? नेम में आएगा अली, जहरी बात है, फिर खान, फिर मुझे टेक्स्ट फाइल की शक्ल इस तरह की चाहिए। बाबा, और फिर सैलरी में आएगा 12,000, 10,000 और 20,000। 20,000, और फिर एंड पे इधर एक लाइन लगी हुई आएगी, और यहाँ पे आएगा टोटल इज इक्वल टू जो भी टोटल सैलरी बनती है उन सारों को जमा कर। ठीक है, ये आउट डॉट टी एक्स टी फाइल होगी। योर प्रोग्राम शुड क्रिएट एन आउटपुट फाइल कॉल्ड आउट डॉट टी एक्स टी विद द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये नॉर्मली मैं 2 हिस्सों में करवाता हूँ प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि अब हमने कल सारा काम कर ही लिया एक्चुअली, तो इसलिए इसको अब एक ही हिस्से में हम करेंगे। ठीक है, तो मैं इनपुट फाइल बना रहा हूँ। ये मेरी इनपुट फाइल है। अली की इतनी तनख्वाह है, इसकी इतनी तनख्वाह है, बाबे की तनख्वाह है। ठीक है जी, तो ये मेरी इनपुट फाइल बन गई। इधर ही पड़ी है ना, इधर ही इन इन नाम है मेरी इनपुट फाइल का। ठीक है, अब यहाँ से तुमने शुरू करके, एक सेकंड, मैं 5 मिनट, 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट होल्ड करना है यार। अच्छा जी, तो कोई बंदा स्क्रीन शेयर करके करना चाहे?
बेसिकली कोड लिखना है, कौन लिखेगा? कोई नहीं यार, बेहतर तो यही होएगा कि खुद कर लो। अगर कहते हो तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन वो जरा खुद अगर कर लेता कोई बंदा तो इजी होता, बेहतर होता। तो अगे तो मर्जी पर हारिस ने लिखा है ए, मैं कहता हूँ बी। या चलो करो ना, फिर मुझे करवा दो कम से कम, इतना तो कर सकते हो ना। चलो करवाओ। ये समझ आ गया क्लियरली कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेरा कोड है, साफ चिट्टा वाइट। क्लासेस बस इंपोर्ट हुई नहीं है, आईओ और यूटिल भी। यूटिल भी क्या करनी है, यूटिल को भी फारिग कर दो। बस आईओ की क्लास है। लो जी, करो स्टार्ट। जालमो मैंने नहीं करना। मैंने बिल्कुल नहीं करना। तो अगर खुद नहीं लिखना तो फिर कम से कम मुझे तो लिखवा दो ना, इतना तो कर लो। फायदा है कोई नहीं फिर। हाँ, ये खत्म है बस। ये मतलब गुई है, इसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, टॉपिक ही अगला शुरू हो जाता है। आपको ये करना चाहिए और इसके बाद एक और एग्जाम्पल करना चाहिए। तो ये मतलब रियली आप नहीं करना है। क्या करें, कल पे डाल दें, करके लाओगे? जी सर, कल कर लेंगे। एक दिन जाया हो जाता है इस तरह। सर जस्ट टेक्स्ट फाइल में से पढ़ना है ना? आ, यार, इस टेक्स्ट फाइल में से पढ़ना है, जी। पढ़ और के आउटपुट वहाँ ये शो वाली करना। टेक्स्ट फाइल आउट मुझे क्रिएट करके देनी है। जैसे मतलब हमने असाइनमेंट बनाई है टैबुलर फॉर्म में। जी एग्जैक्टली जिस तरह से आपने असाइनमेंट बनाई है, ये एग्जैक्ट असाइनमेंट ही है। फर्क सिर्फ ये है कि असाइनमेंट में आपने ये जो टेबुलर फॉर्म थी ये स्क्रीन के ऊपर लिखी थी, मुझे आपने ये एक आउटपुट फाइल में देनी है, बस इतना सा फर्क है। और ये टोटल वाला काम असाइनमेंट ने नहीं किया हुआ था, ये मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया। सर आउटपुट फाइल में कैसे देंगे? आ, आपके पास दो किस्म की स्ट्रीम्स होती हैं फाइल्स को हैंडल करने के लिए, रीडर और राइट। राइटर्स। तो बस आंसर यही है, सब कुछ इनके थ्रू ही होना है। भाई तुम्हें फाइल से पढ़ना नहीं आता, तुम्हें नहीं पता तुम फाइल से कैसे पढ़ोगे, सर तुम तो हमने सिर्फ। रीडर तो यूज किया है लेकिन राइटर यूज नहीं किया अभी। तो वो कर लो ना आज। चलो रीडर वाला काम तो करो पहले। रीडर तो वो वहां से मतलब टेक्स्ट फाइल से पढ़कर और उसको आउटपुट पे शो करवा देगा, जैसे वहां लिखा हुआ है आप वो स्टार्ट कंसोल पे शो करवा देगा। आप स्टार्ट करो। बेहतर ये होएगा कि अपनी वो मतलब असाइनमेंट वाली फाइल ना देखो, बेहतर है कि खुद ही स्टार्ट करो। यार मुझे मसला कोई नहीं, मैं तो 5 मिनट में करके साइड पे मारूं, लेकिन वो उसका फायदा कोई नहीं। यकीन करो उसका कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे सामने इस तरह की स्टेटमेंट्स आनी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी है,
जो तुम्हारी पहली असाइनमेंट, तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी इजी थी। जी सर। इतनी इजी असाइनमेंट्स नहीं होती जावा की। सर अच्छा आप लिखें ना, हम ट्राई करते हैं। यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलें लिखें। बोला है। जावा भी लिख दिया, नेम भी लिख दिया। अच्छा ये लिखेंगे ना, फाइल रीडर fr इज इक्वल टू नल और कॉलन साइन, और साथ उसके बफर रीडर और br इज इक्वल टू नल। क्या कर रही हो? ये किया क्या? फाइल फाइल रीड करने के लिए वो। ये क्लासेस हैं, फाइल हम्म रीडर और बफर रीडर, ठीक है। हम्म तो इनके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो आप, एफ आर और बी आर। हम्म। नल मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हो, इनके ऑब्जेक्ट्स बनाओ, फाइल और रीडर। यहाँ पे नेम लिख देंगे टेक्स्ट फाइल का। वो भी डिफाइंड है, वो इन डॉट टी एक्स टी है। ये आपने फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है बस, ठीक है। इसी तरह बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये चीज़ें हम कल कवर कर चुके हैं कि फिल्टर स्ट्रीम क्या होती है, नोड स्ट्रीम क्या होती है। ये चीज़ तो मैंने पूरी डिटेल में की थी, बाकी नहीं किया था, खैर ठीक है। अब इतना इतना सा कोड चला के दिखाऊं क्या होएगा? जी दिखाते। तो ये होएगा। ओहो, लिखा ही गलत है। बफर्ड फिल्टर कहाँ लिख दिया मैंने, मुंह से निकल गया बफर्ड रीडर। तो ये होएगा। तो सर एरर क्यों आ रहा है? पढ़ो ना। एक्सेप्शन लग रही है। किसी किसी को समझ नहीं आया। तो ट्राई कैच यूज करेंगे ना अभी। एग्जैक्टली कैसे समझ आया? साफ साफ लिखा हुआ है मस्ट बी कॉट। जी। तो जब आप अकेले कोड लिख रहे होते हो तो फिर को बताएगा नहीं ना, वो आपको खुद ही करना होता है। तो ये ट्राई कैच में आएगा, जरूरी बात है, एक्सेप्शन। होल्ड करना। हेलो। भाई साहब। अच्छा जी, तो ये थी चेक एक्सेप्शन, तो मैंने इसको कैच कर लिया एक्सेप्शन ई के ऑब्जेक्ट में। ठीक हो गया जी। और इधर आप कुछ भी कर लो, मैं जिस तरह कल कर रहा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटेलन, सिर्फ उस एक्सेप्शन को प्रिंट करवाना था, ठीक है जी। अब ये आपकी टेंशन से बाहर हो गया। कोड अपना एक दफा चला के देख लो कि चल रहा है, एंड दैट्स इट। फिर हम आगे चलेंगे। तो स्पेलिंग गलत है, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ठीक है जी, अब ये कंपाइल हो गया। चला के तो अभी दिखाना नहीं है, चला के क्या दिखाऊं, अभी कुछ लिखा ही नहीं हमने कि कुछ करें। तो ठीक है जी, एफ आर हो गया, बी आर हो गया। इससे आपके दिमाग में ये तस्वीर बनती है कि आपकी एक इन डॉट टी एक्स टी की फाइल थी, जिसका कनेक्शन अब आपके जावा के प्रोग्राम के साथ बन चुका है। ये सिर्फ 2 लाइनें लिखने से ये हो गया। समझ होए ना होए, ये इसीलिए तो आसान है बहुत ज़्यादा। तो एफ आर जो है आपकी, वो ये वाला कनेक्शन है। ये फाइल रीडर का कनेक्शन है आपका, एफ आर का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ना, ये एफ आर वाला ये ऑब्जेक्ट। और इसके ऊपर आपने एक पाइप चढ़ाई है बी आर नाम की, बफर रीडर नाम की, ठीक है। वो मतलब एक पाइप की तरह, जैसे भी कह लो कि इसके ऊपर आपने एक पाइप चढ़ाई है, और इसका नाम बी सर ये आर है। क्यों यूज करते हैं वैसे, बफर रीडर? ये कल बताया था कि नोड और फिल्टर स्ट्रीम में क्या फ़र्क होता है।
नोड स्ट्रीम एक बेसिक कनेक्शन प्रोवाइड करती है, कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, और फिल्टर स्ट्रीम इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, अच्छे अच्छे फंक्शंस, इजी फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिससे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बफर रीडर के अंदर रीड लाइन का फंक्शन है जिसकी मदद से तुम पूरी लाइन एक दफा में पढ़ लेते हो। ये फाइल रीडर के अंदर नहीं है। फाइल रीडर के अंदर आपको एक एक हरफ करके पढ़ना पड़ता है। ओके सर। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिस वजह से आप ये करते हो। ठीक है, गुड, ठीक है। हो गया। आगे। आगे सर इसकी डाटा टाइप देंगे स्ट्रिंग। बोलते रहो, ठीक है। स्ट्रिंग BR। हम्म, नहीं, उसका पहले वो वेरिएबल देंगे कोई स्ट्रिंग के साथ और उसको इज इक्वल करेंगे BR के। अच्छा, फिर और इससे हम क्या करेंगे? मतलब हम अब करना क्या चाह रहे हैं? हम ये जो टेक्स्ट में हमारी लाइन लिखी हुई है अली और उसकी जो पहली लाइन है अच्छा, वो उसको डाटा टाइप मतलब दे देंगे स्ट्रिंग। तो पहले आप ये लाइन पढ़ोगे, पढ़ के लाओगे, उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल ए में डाल दोगे, डाल दी, आगे। ठीक है, मान लिया, आगे। उसको बफर रीडर के इक्वल कर देंगे नहीं नहीं, BR। अभी आपने कहा है कि आप फाइल में से ये एक लाइन पढ़ के लाओगे और हम्म। ला के एक वेरिएबल ए में डाल दोगे, ये समझ आ गई मुझे। अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है ना कि इसके बाद आप क्या करोगे, एल्गोरिथम क्या बनेगा। उसके बाद हम वो वाइल लूप लगाएंगे ना। 2 मिनट ले लो, कागज पेंसिल पे सोचो या वैसे ही कर लो। मुझे ये बताओ कि आपने अभी तक कहा है कि ये लाइन मैं पढ़ के लाऊंगी और ए में डाल दूंगी, यहाँ तक मुझे समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है ये जरा सोच लो, किसी को भी समझ आ जाए तो बात। सर उसके बाद बाकी 2 लाइंस भी रीड करके लानी है ना। नहीं तो फिर प्रोसेसिंग कहाँ करोगे, उसको रखोगे किधर? अगली लाइन अगर उठा के लाओगे और ए में रखोगे तो पुरानी तो उड़ जाएगी। अगर वेरिएबल ए ही तो पहले रखोगे। ए वाली को प्रिंट करवाएंगे फिर सेकंड लेकर आएंगे। प्रिंट प्रिंट नहीं करवाना, मेरे प्रोग्राम में प्रिंट कहीं नहीं होना। अच्छा। स्क्रीन पे मेरे प्रोग्राम में कुछ नहीं आउटपुट आनी। क्या करूं, कर दूं? रियली मेरे लिए तो सर आप बड़ा। बता सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसका फायदा ही कोई नहीं मेरे करने का। कतन 1% भी फायदा नहीं है मेरे करने का। सर थोड़ा सा। नहीं नहीं, यू टेक टाइम, आप लो, एक दिन ले लो पूरा, ट्राई करो एक दिन लेके। क्या ख्याल है? मुझे सिर्फ लालच ये है कि एक दिन मेरा ना जाया हो बस। लेकिन वो, अगर इतना काम खराब है तो फिर ये है कि आप एक दिन ले लो, कल क्लास है ना हमारी। जी सर। हाँ तो बस ठीक है, कल आप ये लेके आओ, स्क्रीन शेयर करो और चला के दिखाओ। असल में इसके बाद भी एक है, मतलब ये 2 प्रोग्राम्स हैं जो मैं करना चाहता था, एक ये था और एक और था। एक रीडिंग का है एक राइटिंग का है। नहीं, इसमें दोनों में रीडिंग, इस प्रोग्राम में रीडिंग राइटिंग दोनों हो जाएगी ना। आप अच्छा। इस फाइल में से पढ़ रहे होगे, रीडिंग कर रहे हम्म। होगे, इसके अंदर राइटिंग कर रहे होगे, तो वो तो दोनों कवर हो जाएंगे। लेकिन दूसरा प्रोग्राम वो है कि जो हमने फोन बुक बनाई थी ना, उसको उठा के फाइल के ऊपर लेके आना। अगेन नॉट डिफिकल्ट, बट मतलब नॉट दैट इजी एज वेल। यार पता है क्या चक्कर चक्कर क्या है इसका, जो कोर्स है ना इसका, वो ये है कि आपका आगे एक गुई है, ये 4 लेक्चर है, गुई और इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद डीबी है, उसके ऊपर 4 लेक्चर। ये है 10वें से लेके 13वें तक, ये है 14वें से 17वें तक। और इसके बाद एप्लेट्स है, मेरा ख्याल है 1 लेक्चर है। और दरमियान में एक टॉपिक है, वो कौन सा है, वो है, वो जो गेम बनाता है, एनिमेशन वाला, 2 लेक्चर है। ये आपका मिड टर्म है, ठीक है, ये आपका मिड टर्म का कोर्स है। अब गुई के 4 लेक्चर्स में आप पूरा बीयू का फाइनल प्रोजेक्ट बना सकते हो, ये 4 लेक्चर्स पढ़ के, ये इतने डिटेल्ड है। अब
इनको पढ़ाना रियली 10 मिनट लगते हैं पढ़ाने में, 10 या 15 मिनट लगते हैं करवाने में, बस एक टॉपिक क्या है, उसके बाद सारा कोड है। और वो कोड अगर मैं लिखता रहूं तो फिर तो मैं एक चांस आपको देना चाहता हूँ कि आप मतलब लिख लो, अगर मुझे लगता है बिल्कुल कि नहीं कोई चक्कर नहीं है तो बस मैं लिख ही दूंगा, आप देखते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं। डीबी के जो 4 लेक्चर्स हैं, ये पढ़ने के बाद जाके तुम जिस मर्जी जावा की कंपनी में जॉब कर लो, ठीक है, वो डीबी वैसे ही चलाते होंगे जैसे तुम यहाँ पे पढ़ोगे। मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इसमें कोई वो नहीं रह जाता कि कुछ सिंपल चीज है, कुछ सिंपल कुछ नहीं है इसमें। ये सब प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, पूरी फुल फुल फ्लैज, और ये प्रॉपर है। मतलब इसमें कोई टूल्स नहीं है, इसमें तुम्हारे पास कुछ जुगाड़े नहीं है कि तुम ये कर लो, इसमें सब हाथ से करना है। तो ये आसान नहीं होना यार, ये आसान नहीं होना। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपने कोड लिखना है या देखना है। अगर आपने सिर्फ देखना है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बड़े सालों से करवा रहा हूँ, मैं चलता रहूंगा, मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं। लेकिन एक चांस ले लो, अपने आप को एक चांस दे दो कि तुम लिख सको, ठीक है। इसको, ये जो मैंने आपको ये दिया है, ये बुक में बना हुआ है, ये एग्जैक्ट प्रोग्राम बुक में बना हुआ है। तो कोशिश करना बुक से ना देखो, गूगल खुल के करो, मुझे कोई एतराज नहीं, खुल के सर गूगल करो। ये एक और अच्छा हाँ सर, ये हमने यहाँ तक रीड तो कर लिया ना, ठीक है। हाँ। तो हम आगे अगर जैसे हमने बफर रीडर और फाइल रीडर लगाया, वैसे हम फाइल राइटर और प्रिंट राइटर लगा के एक एक लाइन उसमें आउटपुट की फाइल में स्टोर करके देन दूसरी लाइन रीड कर सकते हैं, इस तरह चल सकते हैं। एक एल्गोरिदम बनाना है अपने दिमाग में, एक एल्गोरिदम बनाना है कागज पे या दिमाग में कि ये कैसे होएगा। अभी जो आपने मुझे पहले बात की थी, मैंने आपको फौरन नहीं पे रोक दिया ना, कि जब तुम अगला पढ़ के ए में लाओगे तो पिछला तो जाया हो चुका होएगा। तो जी एल्गोरिदम लिखने से ये फायदा होता है कि फौरन गलतियां नजर आ जाती हैं, बंदा ठीक कर लेता है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही करना है कि जो पढ़ा है पहले उसको फाइल में ले ला के लिखोगे, जी। और फिर फिर अगला 10 पढ़ोगे उसके सेकेंड अंदर, उसमें स्टोर करना। फिर उसको ला के लिखोगे, और ये एक लूप बन जाएगा। ठीक है, ये जी एल्गोरिदम बन गया, ठीक है। ये यस। एल्गोरिथम बिल्कुल बन गया। लेकिन अब दरमियान में 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये सीरियल नंबर कहीं से पैदा करना है, ये तो नहीं था ना उसके अंदर। जी और दूसरा ये टोटल किसी तरह मेंटेन करना है साथ साथ। ये 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपने संभालनी है। बेसिक एल्गोरिथम ठीक है। बिल्कुल वही है जो आपने कहा है। एक लाइन पढ़ो, इधर डालो, उस लाइन को इधर ले आओ। ये भी मुंह से कहना आसान है, जब करोगे तो पता चलेगा, जी क्योंकि सर। इसको आपको स्प्लिट भी करना पड़ेगा, टैब भी देना पड़ेगा, सो ऑन। लेकिन बेसिक यही है। और ठीक। एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो ये सीरियल नंबर और ये टोटल है, इसको किसी तरीके से आपने मेंटेन करना है। ठीक कोशिश है सर। करना बुक से ना देखो। 12 1 घंटे जब आपके गुजर जाए, मतलब 12 घंटे आप इसको दो, और अगर 12 घंटे में आप इसको नहीं कर सकते तो जरूर कल मुझे दिखाना कि आपने कहाँ तक पहुंच सके हो। सीरियसली 12 घंटे, मजाक नहीं करता, ठीक है। गूगल से हेल्प लो, जितनी चाहिए लो। तुम्हारा कोड फंस जाता है, तुम्हें कॉमे पे तोड़ना नहीं आता, कुछ चीज तुम्हें नहीं करनी आ रही, गूगल से हेल्प लो। लेकिन गूगल से ये प्रोग्राम ना मांगना प्लीज, ये एग्जैक्ट प्रोग्राम दे दो, ठीक है। चलो करो, देखते हैं कल क्या करते हो। टकरे मार लेना प्लीज, मार लोगे मुझे पता है। तो इंशाल्लाह। मैं देख लूँ कौन कौन है, सारी बात। चलो, चलो खुश रहो, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज।